वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और इसमें पढ़ेंगे पोषण स्तर। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक प्राकृतिक वातावरण होता है या फिर किसी एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक उनका अपना अलग स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसको ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है, यानी पोषण स्तर। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रथम पोषण स्तर है उसमें उत्पादक आते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता दूसरे पोषण स्तर में, मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषण स्तर से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमने देखा था पोषण स्तर की अगर बात करें, सबसे पहले आते हैं प्राथमिक। ठीक है, सबसे पहले आते हैं आपके उत्पादक पहले पोषण स्तर पर। उसके बाद जो इन पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, वो उत्पादक पर निर्भर करते हैं, तो वो दूसरा पोषण स्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं शाकाहारी को पे डिपेंड रहने वाले मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता, वो तीसरे स्तर पर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। ठीक है, ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था 10% रूल, ठीक है, लिंडमैन का। तो इसमें जब कोई जीव पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे स्थित सस्य या खड़ी फसल कहा जाता है। स्थित सस्य को जीवित जैविक मात्रा यानी जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। यह एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो वह अधिक विशुद्ध होगा, क्योंकि चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह से ऊर्जा का प्रवाह 10% कम होता है। ठीक है, 10% रूल। तो और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं पोषण स्तर को। तो देखिए, सबसे पहले है आपका पहला लेवल पे प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, ये पहली पोषण स्तर होती है। यहाँ पे आते हैं आपके पादक, इसमें पाद प्लवक और घास हुआ, वृक्ष हुआ। उसके बाद दूसरा लेवल है आपका प्राथमिक उपभोक्ता का। ठीक है, ये दूसरा पोषण स्तर होता है। इसमें शाकाहारी आते हैं जो कि पादपों पर निर्भर रहते हैं। इसमें जंतु प्लवक, टिड्डे एवं गाय इत्यादि आते हैं। ठीक है, तीसरा यानी ये देखिए द्वितीय उपभोक्ता, ये तीसरे पोषण स्तर में आते हैं। इसमें मांसाहारी होते हैं। ये वो होते हैं जो शाकाहारी पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, शाकाहारियों पर निर्भर रहते हैं। इसमें पक्षी, मछलियाँ, भेड़िया इत्यादि। और तृतीय उपभोक्ता जो होता है वो चौथा पोषण स्तर होता है, इसमें उच्च मांसाहारी। ठीक है, यानी इसमें देखिए मनुष्य हो गया, शेर हो गया, जो तीसरे पोषण स्तर पर जीव हैं जो उनका सेवन करते हैं। इसमें मनुष्य भी है और शेर भी है। ठीक है, और ऊर्जा का प्रवाह अगर देख लिया जाए तो लिंडमैन का नियम है, ठीक है, 10% रूल, कि हर लेवल पे आपके 10% ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ऊर्जा आपकी 100% है, ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के लिए 10% ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। यहाँ पे 10% ऊर्जा, यहाँ पे 0.1% और तृतीय उपभोक्ता तक आते आते 0.01% ऊर्जा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट पोषण स्तर का। अब आगे है भू जैव रासायनिक चक्र। ठीक है, भू जैव रासायनिक चक्र देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जल चक्र। तो जल चक्र जो है पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का निरंतर अभिगमन है, जो सौर ऊर्जा से नियंत्रित होता है। हमारे ग्रह पर जल वायुमंडल, महासागर, झील, नदी, मृदा, हिम पर्वतों, बर्फीले मैदानों, भूजल जैसे प्रमुख जलाशयों में संग्रहित है। ठीक है, और ये देखिए तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनसे जल का स्थानांतरण होता है। ठीक है, एक जलाशय से दूसरे जलाशय में। देखिए आपके वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, उत्तोलन, वर्षा, निक्षेपण, अपवाह, रिसाव और भूजल प्रवाह के माध्यम से ये जो जल है इसका स्थानांतरण होता है। पृथ्वी जो है सौर मंडल का एक जलीय ग्रह है और पृथ्वी का धरातल जो है लगभग 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ही अल्प मात्रा जो है वो पादपों और जंतुओं को उपलब्ध है।
पानी जो है पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा का लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है, जो कि चक्रित नहीं होता है। केवल 5% जल का लगभग 97.3% भाग समुद्र और 2.1% ध्रुवीय हिमछत्रों में विद्यमान है। ठीक है, और इसमें से केवल 0.6% जल ही जल वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में, भूमिगत जल या मृदा के जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण बल ये जल चक्र के मुख्य चालक बल हैं। वाष्पीकरण और संघनन जो है जल चक्र में निहित मुख्य प्रक्रियाएं हैं, यह एक दूसरे का स्थान लेती रहती हैं। तो मुख्य चालक बल कौन से हैं जल चक्र के, तो याद रखिएगा सौर विकिरण और गुरुत्वाकर्षण बल। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत भाग समुद्र सतह से वाष्पित होता है, जबकि 77% भाग अवक्षेपण द्वारा पुनः प्राप्त होता है। 7% जल पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर के समुद्र में पहुंचता है, जो वाष्पन घाटे को संतुलित करता है। ठीक है, जो जल जो है समुद्र से वाष्पित हो जाता है, वो जल जो है पृथ्वी की सतह और नदियों से होकर के समुद्र में पहुंचता है, तो वाष्पन घाटा संतुलित होता है। और पृथ्वी पर वाष्पन 16% और अवक्षेपण 23% होता है। ये याद रखिएगा, 16% जो है वाष्पन होता है और 23% अवक्षेपण होता है। आगे बढ़ते हैं। जल चक्र जो है उसको ये देखिए फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है कि समुद्री जल है, यहाँ पे वाष्पीकरण होता है, फिर द्रवीभवन होता है। ठीक है, ये समुद्र में कौन कौन से जल आते हैं, भूमि सतह प्रवाह से, ठीक है, और भूमिगत जल संग्रह वगैरह। और ये देखिए भूमि हुई समुद्री जल संग्रह होता रहता है, यहाँ से फिर वाष्पीकरण होता है, वायुमंडल में जल संचित होता है, हिम और बर्फ का संचित करना, वर्षा होती है। ठीक है, उसी प्रकार ये चक्र जो है ऐसे चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, आगे और देखते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्पित होता है और वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता और उसके पश्चात नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में पहुंचता है, ये जल चक्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे आपका यहाँ से समुद्र से वाष्पित हुआ, फिर वर्षा समुद्र से वाष्पित होता है, फिर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर पहुँचता है और भूमिगत जल प्रवाह के रूप में, भूमि सतह प्रवाह के रूप में फिर से समुद्री जल समुद्र में पहुँच जाता है। तो ये जो पूरा चक्र है यही जल चक्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही घुलनशील खनिज युक्त चट्टानों में से या ऊपर से बहता है, उसमें से कुछ खनिज पानी में घुल जाता है। ठीक है, इस प्रकार भूमि से समुद्र तक कई पोषक तत्व नदियां ले जाती हैं और इसका उपयोग समुद्री जीवों द्वारा किया जाता है। जल चक्र मुख्य रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। ठीक है, सौर विकिरण महासागरों, झीलों, नदियों, यहाँ तक कि मिट्टी से पानी को वाष्पित करके चक्र को चलाता है और ये पानी की बूंदें बादल में बदल जाती हैं और पानी की बूंदें पर्याप्त द्रव्यमान प्राप्त करने के पश्चात वापस पृथ्वी पर गिर करके वर्षा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा भूमिका होती है आपके सूर्य की। ये क्या करता है, आपके समुद्र से, पृथ्वी की सतह से, भूमि से जल को वाष्पीकृत करता है सबसे पहले, इससे सूर्य की वजह से। उसके बाद ये जो वाष्पीकृत होकर ये आसमान में पहुंचती हैं, उसके बाद एक उचित द्रव्यमान के बाद वर्षा के रूप में वापस जमीन पे गिरती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस सौर ऊर्जा के कारण ही जल चक्र जो है ये संभव हो पाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।